हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। जैसा कि हम लोगों ने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि पोल्स क्या चीज़ होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल के, इस सिद्धांत के बेस पे जितनी भी अपनी एसी मशीन हो, डीसी मशीन हो या ट्रांसफार्मर हो, ये तीनों के तीनों इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। चलिए आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। कोई भी डाउट रह जाए आपको इस लेक्चर के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फ्लक्स का पहला तो सिंबल आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, मैग्नेट है तो फाई पी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? वो नंबर ऑफ लाइंस जो किसी भी सरफेस की जगह प्लेन ऑफ द कोयल भी लिख सकते हो, मतलब कोई भी कोयल का प्लेन जो किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर पास करे। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब किसी भी सरफेस को चीरती हुई पास करे, चीरती हुई जाए। देखो कैसे चीरती हुई जाती है, ये देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है? कोई भी यहाँ पे पोल होगा, नॉर्थ पोल लगा लो, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, ये अपना कोई सरफेस है ब्लैक कलर में, इसको 90 डिग्री पे चीरती हुई कितनी लाइन जा रही है? 3। यही मैग्नेटिक फ्लक्स है, 3। इसकी ऐसा यूनिट वेबर होती है, ठीक है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर चीरती हुई जाए, उसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको दूसरी परिभाषा में भी बोला जाता है, किसी बुक में दूसरे तरीके से दिया जाता है, वो देख लो। आपको कल एरिया वेक्टर के बारे में बताया था। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चलो इसको और देख लेते हैं। मान लो ये 3 तरह के सरफेस बना देते हैं। एक ये सरफेस हो गया, एक ये हो गया सरफेस, एक ये हो गया सरफेस, मान लो। ठीक है, अब इन तीनों में एरिया वेक्टर देखते हैं कैसे होता है एरिया वेक्टर। मान लो ए फिगर का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। इस दूसरे फिगर का क्या होगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब 90 डिग्री, ये होगा। ये भी इस सरफेस के 90 डिग्री होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो दूसरी परिभाषा है ना, वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। ये कोई भी सरफेस है, ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया भाई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? ये होगी। तो इसमें देखो, इस फिगर में क्या देखा कि एरिया वेक्टर भी ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेम डायरेक्शन में है। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर के
के पैरेलल में हो, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर के पैरेलल में हो, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर अपन ने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो तो बिल्कुल आसान सही चीज़ थी। चलो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना अपने 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो क्या क्या 3 चीज़ें थी, मान लीजिए कोई सरफेस है, पहला सरफेस है सेम इतनी डायमेंशन का, मान लीजिए कोई दूसरा सरफेस है, ठीक है, और मान लो तीसरा, पहला देखो केस, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पास कर रही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है भाई। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया को भाई, इस सरफेस एरिया को चीरती हुई निकली, 4। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स 4 है। फिर मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्ट्रॉन्ग कैसे कर दिया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले दी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो क्या हो गया, ये क्या है, ये लाइंस है ना एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। अगर ये लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी तो क्या होगा, सेम एरिया में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। तो यहाँ पे देखो सेम एरिया है, ये एरिया और ये एरिया सेम है, पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इसमें से पास थ्रू होगी। तो अपना क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो हमने इस फिगर से क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। अगर हमने मैग्नीट्यूड बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगी। अब एक और हमने देखा कि मान लो हम इस सरफेस का एरिया ही बढ़ा दे, क्या ज़रूरी है हमने इतना ही सरफेस लेना, मान लो सरफेस का एरिया बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये पीछे वाली आ रही है यही है, मान लो ये डॉट डॉट डॉट, ये भी ऐसे गई डॉट डॉट डॉट, ये सारी गई, इसमें से क्या हुआ, ये सारी की सारी इसी एरिया प्लेन एरिया में से क्या हो जाएगी, पास थ्रू कर जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बढ़ जाएगी, मान लो 8 होगी। तो हमने इस फिगर से क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ना एरिया पर भी डिपेंड करती है, अगर एरिया बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तीसरा केस हमने देखा था कि, एक मिनट, तीसरा केस देखा था कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना थीटा एंगल पर भी डिपेंड करती है। थीटा एंगल किस किस के बीच का था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल था। कैसे था समझो भाई, मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है, आर्मेचर मान लो ज़्यादा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़रूरी नहीं है कि भाई सरफेस को 90 डिग्री पे ही काटती हुई जाए, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही है, पर हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स वही लाइन बनाएंगी जो 90 डिग्री सरफेस को चीरती हुई जाए, या दूसरे शब्दों में बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी जो एरिया वेक्टर के पैरेलल में हो। तो भाई इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर ये हो गया। तो इसमें क्या देखा कि अपने को एरिया वेक्टर तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर है, तो ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बना पाएगी, क्योंकि अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए तो बी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ए के पैरेलल में हो। तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल में वो कैसे होता है, मान लीजिए बी ऐसे है, ऐसे 2 वेक्टर निकलते हैं, इसके कंपोनेंट ये होता है कोस थीटा, ये होता है साइन थीटा।
तो हम इस बी का 2 फैक्टर बना लेते हैं। हाँ ठीक है, इस बी के 2 फैक्टर बना लेते हैं। मान लो इस बी का एक फैक्टर तो ये आ गया बी साइन थीटा, इसका एक वेक्टर ये आ जाएगा बी कोस थीटा। अब देखो इस कोस थीटा वाली चीज़ को देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एरिया वेक्टर भी ऐसा है और बी कोस थीटा भी सेम डायरेक्शन में है, तो वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कंडीशन फुलफिल कर गई। तो इसीलिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बना पाएगा। तो ये हमने देखा था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ पढ़ी है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा सीधा ये देखो, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल इज इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा ऑफ द थीटा टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ क्या होगा। व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल इज पैरेलल टू द फ्लक्स डायरेक्शन, तब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, समझते हैं, बाद में तो एकदम से तुम देखते ही बता पाओगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, और ये जो फिगर है वो इस क्वेश्चन के लिए ही है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल, ये प्लेन है ठीक है, प्लेन ऑफ द कोइल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन, ये दिख रही है भाई तुमको, परपेंडिकुलर है फ्लक्स डायरेक्शन के। तो इसमें क्या करते हैं, हमें पता है एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही जा रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0। तो पहले क्वेश्चन का हम देखते हैं, एज पर फॉर्मूला फाइव बी इज इक्वल टू में बी ए कोस थीटा। कोस की वेव पता है कैसे बनती है, ऐसे बनती है भाई। कोस 0 पे क्या होता है मैक्सिमम, कोस 90 डिग्री पे क्या होता है 0। तो बी ए थीटा 0 है, कोस 0 क्या होता है 1, सॉरी कोस 0 क्या होता है 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बन गई बी ए फाइव बी, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी बनी 5b पहले वाले कंडीशन में। यार एक मिनट यार, क्या हो रहा है, क्या बनी मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए, ठीक है। दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल इज इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा, ये देखो भाई प्लेन ऑफ द कोइल इंक्लाइन टू एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। प्लेन ऑफ द कोइल क्या इंक्लाइन मतलब थोड़ा तिरछा है, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन के। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, प्लेन टेढ़ा है तो एरिया वेक्टर भी टेढ़ा जाएगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन का एरिया वेक्टर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मान लो ये थीटा है ना 30 डिग्री मान लो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा 5b इज इक्वल टू में बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा कितना होता है, थीटा कितना है 30 डिग्री, कोस 30 कितना आता है हाफ 1/2 होता है भाई, 1/2 हो गया। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 BA। आपने क्या देखा इससे, जो अगर परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन है ना प्लेन कोइल, तो क्या है बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। अगर किसी भी एंगल पे थोड़ी सी भी टेढ़ा हो गया प्लेन, तो क्या बन रहा है, जितनी बन रहा है उसका आधा हो गया, मतलब कुछ भी कम हो गया। ये हमने 30 डिग्री लिया है तभी आधा हुआ है, अगर ज़्यादा एंगल ले लेते तो कुछ और कम हो जाता। तो क्या हो गया 0.5 BA। तीसरा कंडीशन देखते हैं भाई, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोइल इज पैरेलल टू द फ्लक्स डायरेक्शन, मतलब भाई प्लेन ऑफ द कोइल है ना, ये प्लेन ऑफ द कोइल ये पैरेलल है, समानांतर है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो भाई प्लेन ऑफ द कोइल है ना, उसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा 90 डिग्री। ये देखो बना भी रखा है अगलों ने 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, डायरेक्शन यह है। कितने एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो बी ए कोस थीटा
कोस 90 क्या होता है, देखो कोस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, बी ए कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगी भाई। तो ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन। तो ये क्या बनेगी, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगी। वहाँ पे ये आएगा फ्लक्स मैक्सिमम या फ्लक्स मिनिमम या फ्लक्स जीरो या नन ऑफ द अबव। तो क्या बनेगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगी। इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या होगी, कुछ भी एंगल पे अगर टिल्ड होगी ना तो फ्लक्स क्या होगी, थोड़ी बहुत मिनिमम होगी, कुछ भी मिनिमम होगी। पर मेजॉरिटी में ए वाला पोर्शन और सी वाला पोर्शन ही पूछा जाता है, या तो मैक्सिमम या जीरो। अगर सी वाला में पूछ लिया, अगर प्लेन है ना, पैरेलल है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो क्या होगी, जीरो फ्लक्स बनेगी। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी तुम्हें। बिल्कुल जो स्ट्रेट वे क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन में, यही आएगा क्वेश्चन पेपर में, व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन। तो क्या बनेगा भाई, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा या जीरो बनेगा या मैक्सिमम से कुछ कम बनेगा या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, तब इतनी देर लगी। बाकी आप थोड़ा बहुत समझ लेना, एक बार अपने हाथों से कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स था जो कल हमने किया था, उसका रिवीजन था, और थोड़ा बहुत आगे उसका मतलब अपने एग्ज़ाम में कैसे काम आती है वो चीज़। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है भाई साहब एक यूनिट एरिया में से। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है एक यूनिट एरिया में से, मतलब इतने से एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो इसकी यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको और क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। ये इसकी यूनिट भी दे रखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला होती है। CGS यूनिट होती है ना, वो गॉस होती है, पर ये टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर ही ज़्यादा पूछी जाती है, डायरेक्ट इसकी ऐसा यूनिट ही पूछी जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस प्रिंसिपल को अगर उन्होंने डिस्क्राइब किया तो पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सीधा उठा के प्रिंसिपल बना दिया। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका जो ऑब्जर्वेशन है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फैराडे ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। उन्होंने क्या किया भाई, एक सोलिनॉइड होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक बार। सोलिनॉइड होता है, इसमें से अगर हम करंट पास करते हैं ना तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ऐसे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लो ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या किया, सोलिनॉइड में से करंट पास करके जनरेट कर लिया। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या किया, एनी हाउ चेंज कर दिया। चेंज मतलब टाइम के साथ साथ, एसी करंट है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। और उन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर लेके आए भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज हो रही है ना, इसके पास क्या लेके आए, एक कंडक्टर लेके आए। और कंडक्टर क्या था, कंडक्टर जब इसके पास लेके आए ना, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई इस कंडक्टर में क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगी।
उन्होंने देखा कि यार ये क्या हुआ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही है किसी भी मैग्नेट की, अगर उसके पास हम कंडक्टर ले आते हैं तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। कंडक्टर इन द सेंस कंडक्टिंग कोयल, कोई भी ऐसी कोयल जो वो क्या है करंट फ्लो कराने में हेल्प करती हो, करंट जिसमें से इजीली फ्लो हो जाता हो। तो उन्होंने पहला ये देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही है ना, अगर उसके पास कोई कोयल लेके आ जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि मान लो भाई दूसरी बार उन्होंने क्या देखा, चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता हूँ, चेंज नहीं करता। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, मतलब वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ साथ, एक बार जैसी निकल रही है वैसे ही निकलेंगी। उन्होंने क्या किया, वो कंडक्टर लेके आए थे ना कोयल, उसको क्या है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराई, मतलब कभी इस कंडक्टर को ऐसे मूवमेंट कराया, कभी ऐसे मूवमेंट कराया। तो इसकी मूवमेंट से उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब अब भी क्या हो रहा है, करंट ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ये भी ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और कंडक्टर अगर मूव कर रहे हैं या एनी हाउ श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक भी मतलब उन्होंने देखा था कि श्रिंक भी कर रहा है या एक्सपेंड भी कर रहा है, क्योंकि अपने मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो कभी कभी श्रिंक करने लग जाता है और एक्सपेंड भी करने लग जाता है, तब भी क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तीसरा उन्होंने क्या देखा, तीसरी बार उन्होंने क्या करा कि भाई मैं अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी स्टेशनरी करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी स्टेशनरी कर दिया। और उन्होंने साथ में क्या किया कि जो मैं ये कंडक्टिंग कोयल है ना, वो ऐसी लूँगा जो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, तो कंडक्टिंग कोयल को भी स्टेशनरी कर दिया, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, इस कंडीशन में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई, उन्होंने क्या किया कि इस कोयल को पकड़ के घुमा दिया किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से, मान लो लेट से ओमेगा वेलोसिटी से घुमा दिया। जैसे ही घुमाया ना, तो उन्होंने क्या पता चला कि ईएमएफ फिर से इंड्यूस हो गया। तो उन्होंने देखा कि 3 केस में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। पहला केस, अगर बी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, तब भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर भाई कंडक्टर चेंज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, या कंडक्टर आगे पीछे लेके आ रहे हैं, तब भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और तीसरा कंडीशन में उन्होंने देखा कि भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेशनरी है, कंडक्टिंग कोयल भी स्टेशनरी है, अगर हम उसको घुमा देते हैं ना, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस केस में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुई, क्योंकि भाई मान लो कंडक्टिंग कोयल अगर घूम रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर एक बार इधर है, घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी चेंज होएगा, फिर घूमेगा फिर एरिया वेक्टर चेंज होएगा, ऐसे एरिया वेक्टर 360 डिग्री चेंज होता रहेगा। तो उन्होंने देखा कि थर्ड वाले टाइप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो एरिया वेक्टर के चेंज होने से हो रही है, मतलब थीटा के चेंज होने से हो रही है। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया कंडक्टिंग कोयल के बीच का एंगल है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, इनके तीनों जो इसके एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट था, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में देखा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं। दूसरे वाले में देखा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है अगर एनी हाउ एरिया ऑफ द कंडक्टिंग कोयल चेंज हो रहा है। तीसरे केस में इन्होंने देखा कि ईएमएफ फिर भी इंड्यूस हो रही है अगर उन तीनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो उन्होंने ये 3 चीज़ पाई। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, फाई बी इज इक्वल टू में बी ए कोस थीटा। तो ये बी भी है, ए भी है, थीटा भी है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं
ईएमएफ जब जब इंड्यूस होएगी, जब जब चेंज होएगा किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। इसीलिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चीज़ क्या होती है। तो फैराडे साहब ने क्या देखा कि ईएमएफ तब तब क्या है इंड्यूस होएगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी। देखो थर्ड कंडीशन में क्या था, बी भी स्टेशनरी था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी स्टेशनरी थी, कोयल भी स्टेशनरी था, कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। जैसे जैसे मूव किया ना, कोई भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आया, मैग्नेटिक फील्ड के या कंडक्टिंग कोयल के बीच में, एरिया के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन आया ना, उसी कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इन्हीं तीनों को सम अप करके इन्होंने लॉ बनाया जिसको हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था। अब इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन आती है और वो पूछते हैं कि ये डेफिनेशन फर्स्ट लॉ की है या सेकंड लॉ की है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही थी जो अपनी, मैग्नेट एंड एक कंडक्टिंग कोयल, जो कंडक्टिंग कोयल अपन ने बनाई थी, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, मतलब रिलेटिव मोशन है। तब क्या होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन द कंडक्टिंग कोयल। इस कोयल में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये हमने देखा, अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड ए कंडक्टिंग कोयल एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल। हाँ, अब करंट कैसे इंड्यूस होता है, अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बन गया और अगर हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो करंट भी इंड्यूस हो जाता है। इफ़ द सर्किट इज़ क्लोज्ड, सर्किट को अगर हमने क्लोज कर दिया एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू इट, ये देखो सर्किट को क्लोज कर दिया तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखा था उन्होंने, एंड ये इतना हो गया, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के वेक्टर के बीच में चेंज होता रहेगा, मतलब चेंज इन फ्लक्स जब तक रहेगा ना तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर फ्लक्स का चेंज रुक गया तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। फिर दोबारा से देखते हैं, व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल मोशन और रिलेटिव मोशन क्या चीज़ होती है आप थोड़ा बहुत गूगल कर लेना। Whenever there is a relative motion between magnet and a conducting coil, an EMF is induced in the conducting coil. If the circuit is closed, अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो जाएगा उसमें से, और ये EMF तब तक बनती रहेगी जब तक चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा। ये फैराडे का पहला लॉ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने दिया था। इससे पहले करंट बहुत महंगा होता था, सिर्फ बैटरी से करंट बनता था। सेकंड लॉ इन्होंने क्या दिया, फैराडे के सेकंड लॉ ने उन्होंने ये बताया कि ईएमएफ तो चलो जनरेट होगी, तो ईएमएफ का कितनी जनरेट होगी उसके बारे में बताया। जो ईएमएफ जो जनरेट होगी ना वो क्या होगी, चेंज इन फ्लक्स, जितना चेंज होगा उतनी ईएमएफ बनेगी। The magnitude of EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ये देखो ये मोशन कर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा मोशन होगा ना उतनी EMF बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोशन अगर हम इस कोयल को इस मैग्नेट के पास लेके आ जाएं, ये कंडक्टिंग कोई भी कोयल है, इसको मैग्नेट के पास लेके आए, ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आ गई तो ज़्यादा ईएमएफ बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितना चेंज ज़्यादा होगा उतनी ईएमएफ बनेगी। तो ये इसका ईएमएफ का एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो होता है -d∅/dt। वो होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार और वीडियो देख लेना, वरना फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स लिख देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।